मैं रत्ना साहू कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा तंत्र। बच्चों, प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ने से पहले हमारे आसपास जो अभी सारी दुनिया में कह सकते हैं जो चलित है कोरोना वायरस का आक्रमण, और कोरोना वायरस का यह संक्रमण इतनी तेजी से फैला है, तो उसके संबंध में बहुत सारे शब्द हमने देखा है, बहुत सारे प्रश्न भी हमारे सामने आए हैं, जैसे कि वायरस क्या है, वायरस है तो यह संक्रमण कैसे हो रहा है, इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है, यह क्वारंटाइन शब्द क्या है, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड का अर्थ क्या होता है। फिर यदि हम औषधि की बात करें कि इसका औषधि क्या है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवाई का, जो कि मलेरिया के काम आती है, उसका उपयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? इसके साथ साथ में हमने कई बार ये भी देखा है कि जैसे कि प्लाज्मा देने की बात होती है, तो आज यदि संक्रमण हो रहा है कोरोना का, तो प्लाज्मा कहां से आ गया देने का? ये प्लाज्मा क्या चीज होता है? उसके बाद मैंने एक और समाचार में मैं देख रही थी कि अमेरिका में अधिकांश लोगों का कोरोना वायरस से संक्रमित तो है, पर लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वह उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। तो हार्ट अटैक से क्यों हो रही है, इस संबंध में विस्तार में हम पढ़ेंगे, परंतु अलग अलग आज हम सिर्फ इन शब्दों को समझेंगे। तो इन शब्दों को समझने से पहले थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे कुछ हमारे बायोलॉजिकल टर्म के बारे में। सबसे पहले यदि हम वायरस के बारे में समझ लें, ये बच्चे छोटी कक्षा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वायरस क्या है। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, और यही कारण है कि जब उसका संक्रमण होता है तो बोलते हैं कि हार्ड सरफेस से भी संक्रमण हो जाता है। यही कारण है, क्योंकि जब वो बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, तो वह निर्जीव अवस्था में होता है, परंतु जैसे ही हमारे शरीर के या लिविंग बींग्स के संपर्क में आता है तो वह सजीव हो जाता है, और सजीव होने के कारण वह एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर वह हमको संक्रमित कर देता है। अब आता है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो बातचीत हम कर रहे हैं, फिजिकल दूर रहने की बात हम कर रहे हैं कि एक दूसरों से दूरी बनाकर रखना है। ये बात क्यों की जा रही है? क्योंकि हम जानते हैं यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग होने के कारण यह एक दूसरे के संपर्क आने पर या छींकने से या खांसने से उसके विषाणु हवा में फैल जाते हैं, और जिससे हम हमारे शरीर में जैसे ही वो विषाणु संपर्क में आते हैं और उनका वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार सामने वाला व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। क्योंकि संक्रमण रोग होने के कारण हमें यह सावधानी रखनी होती है। फिर होता है कि क्वारंटाइन हम देखते हैं कि 14 यदि किसी मरीज के संपर्क में आया व्यक्ति, भले ही उसमें कोरोना के लक्षण या संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उसे 14 दिन तक हम क्वारंटाइन रखते हैं। क्यों रखा जाता है? उसके पीछे कारण होता है बच्चों कि यदि वायरस से कोई व्यक्ति संपर्क में या संक्रमित है तो उसका लक्षण तुरंत क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसकी बॉडी में जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश किया वह वायरस, तो 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड में वह वायरस धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद एक अनुकूल जगह में वह चिपक जाता है। जैसे हमारा कोरोना के बारे में कहा जाता है, हमारी नेजल जो मेम्ब्रेन, म्यूकस, नेजल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से जाता है और ट्रैकिया में जाकर वहां चिपक जाता है। चिपक कर वहां पर वो क्या करता है? ग्रोथ करता है, और वो धीरे धीरे जब ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद 14 दिन जब वो परिपक्व अवस्था आता है, तो परिपक्व अवस्था आने के बाद उसमें क्या होता है? विभाजन की क्रिया होती है, तेजी से ग्रोथ होता है, मतलब क्या हुआ? प्रजनन की क्रिया होती है, और जब प्रजनन की क्रिया होती है, इसी वक्त को, इसी पीरियड को हम कम्युनिटी इन्फेक्शन कहते हैं, मतलब सामुदायिक संक्रमण कहते हैं। और इसमें इसकी संख्या इतनी तेजी से वृद्धि होती है
कि वह आसपास के बहुत सारे लोगों को एक साथ संक्रमित करता है। अब इसके बाद आता है कि हमने कैसा इंक्यूबेशन को बात को समझा, क्वारंटाइन को समझ लिया। अब जो बात आती है कि हम जीव विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम बायोलॉजिकल व्यू से हम इसको समझेंगे कि यह वायरस किस प्रकार संक्रमित करता है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम एंटीजन को समझेंगे। एंटीजन जो होता है वह एक रोग, विषाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे शरीर को या किसी भी जीव के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन वास्तव में एक प्रोटीन युक्त यौगिक होता है जिसके स्पेसिफिक लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा होता है एंटीबॉडी। हमारे शरीर में जैसे ही एंटीजन आता है तो एक एंटीबॉडी मतलब कोशिका जो होती है वह लड़ने के लिए तैयार होती है कि वह रोग से लड़ सके, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। यह उत्तकों द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसमें और एंटीजन के प्रभाव को तुरंत खत्म करता है। तीसरी बात आता है कि अब प्रतिरक्षा की बात हम करेंगे कि प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिरक्षा जो होता है, कोई भी जीव जब किसी एनिमल्स में या ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है तो अपना इफेक्ट या विष को के प्रति लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इम्यून कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इम्यून जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक होता है, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। तो हमने दो प्रकार क्या क्या देखा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। हम देखेंगे प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो होता है वह भी तीन प्रकार से होता है। एक तो है प्रजाति प्रतिरक्षा, दूसरा है रेशियल मतलब जातिगत प्रतिरक्षा और तीसरा है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। हम इसको समझेंगे। पहला, प्रजाति प्रतिरक्षा क्या होता है। यह प्रजाति प्रतिरक्षा स्पेसिफिक एनिमल में ही पाया जाता है, बाकी सभी एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता। परंतु रेशियल जो होता है, वह रेशियल प्रतिरक्षा जो होता है एक ह्यूमन बॉडी में तो होता है पर सभी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। स्पेसिफिक ह्यूमन में यह प्रतिरक्षा देखने को मिलता है। और तीसरा जो हम पढ़ रहे थे, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में हर जीव में यह मिलता है, यह जन्म से होता है और इसमें जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा का अर्थ होता है बाहरी साधनों से शारीरिक क्षमता का विकास करना। जैसे इंजेक्शन, टीका लगाया जाता है और टीका जो है जब लगाया जाता है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। यह भी दो प्रकार से होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय जो प्रतिरक्षा है वह टीका मतलब एंटीजेनिक प्राप्त करने के बाद दोबारा वह व्यक्ति पीड़ित नहीं होता। उदाहरण है जैसे डिफ्थीरिया, काली खांसी, चेचक, गलसुआ आदि का, है ना। ये हम डीपीटी का जब टीका हम लगा लेते हैं तो यह बीमारी दोबारा हमको हमारे शरीर में नहीं संक्रमित कर पाती। इसके बाद परंतु इसके बाद भी थोड़ा बातें हैं, जैसे कि सर्दी खांसी, फ्लू है, यह निमोनिया है, परंतु इसके लिए भी जो होता है वो कम समय के लिए एंटीबॉडी होता है परंतु वह ज्यादा समय तक नहीं होता। तो एक अंतराल के बाद उस व्यक्ति को दोबारा सर्दी खांसी हो सकती है। फिर हम देखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, एंटीबॉडी का हम स्थानांतरण करते हैं। अब एंटीबॉडी का स्थानांतरण कैसे होगा, वो हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं या जो एम्ब्रायो की बात करते हैं तो एम्ब्रायो में भी एंटीबॉडी का ट्रांसफर होता है। ये कैसे होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। मां के प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी पहुंचाते हैं। फिर शिशु जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मां जब दूध पिलाती है तो भी उस समय भी बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, अर्थात उसमें क्या करती है, एंटीबॉडी उसको देती है। तीसरी बात जो होता है इम्यूनोग्लोबिन,
यह इम्यूनोग्लोबिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मानव के द्वारा दिया जाता है। यह रक्त में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, जो रक्त में उपस्थित बैक्टीरिया वायरस को पहचान कर उसे नष्ट करता है। यह इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। ईजीजी जो कि सीरम में मिलता है, और उसके बाद है ईजीएम जो होता है रुधिर में मिलता है, एजीए जो है लार और पसीना में मिलता है, एजीडी जो होता है लिम्फोसाइट में मिलता है, ईजीई जो है वो भी सीरम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने इम्यूनोग्लोबिन को 5 प्रकार के हमने पढ़ा। अब देखते हैं यदि प्रतिरक्षा है तो प्रतिरक्षा क्या में कौन काम करता है? एक तंत्र काम करता है, सिस्टम काम करता है, और वो सिस्टम किस प्रकार से होता है, और इस सिस्टम को ही हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। वास्तव में इस प्रतिरक्षा तंत्र में जो होता है लस्कीय मतलब लिम्फेटिक ऑर्गन वह काम करता है, कोशिकाएं काम करती हैं, और उत्तक काम करता है, और घुलनशील अणु काम करते हैं। ये जो होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन, कोशिकाएं जो 2 प्रकार की होती है, बी सेल और टी सेल, तीसरा है उत्तक और चौथा है घुलनशील अणु। ये सब मिलकर बनाते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र को हम 2 पार्ट में बांटे हैं। एक है ह्यूमरल। ह्यूमरल का मतलब होता है AMIS। इसका मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। इसमें क्या होता है? यह सबसे पहली बात तो यह मनुष्य में ही होता है, इसलिए हम लोग इसको ह्यूमरल बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें घुलनशील प्रोटीन जो होता है रुधिर और लिम्फ में परिसंचरित होता है, मतलब ये ब्लड में और लिम्फ में आपके पाया जाता है, जो कि परिसंचरित होकर उस लिम्फ और ब्लड में जितने भी जीवाणु या वायरस है उन्हें पहचान कर नष्ट कर देता है। दूसरा प्रकार है जो हम देख रहे थे, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम CMIS कहते हैं, सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। इसमें एक स्पेसिफिक सेल होती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि रक्षात्मक क्रियाकलाप करती हैं। रक्षात्मक क्रियाकलाप का किसके अगेंस्ट? वह एंटीजन के अगेंस्ट में कार्य करती हैं, जो रक्त एवं उत्तकों के में उपस्थित होती हैं, और कभी कभी यह अपनी कोशिका के विरुद्ध भी काम करती हैं। अब अपनी कोशिका के विरुद्ध कैसे काम करती है? जैसे कि हमने अभी आप देख रहे थे कि हमने ब्लड किसी को ट्रांसफर किया, ब्लड दिया, या फिर हमने किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर होने के बाद भी जब उसमें एंटीजन आता है तो वह अपनी ही कोशिका के विरुद्ध वो कार्य करने लगती है।